नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ समय से हम आपके समक्ष हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट के संदर्भ में कुछ वीडियोज लेकर आते हैं। इसी संदर्भ में कविताओं की इकाई लगभग हमने आपके समक्ष पूरी कर दी है। उपन्यास अभी आपके समक्ष मुख्य बातें बताने की एक श्रृंखला जारी है, परंतु निबंध ज़्यादा नहीं है और निबंधों को जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम निबंधों को मूल रूप से आपके समक्ष लाने के लिए प्रस्तुत हैं। श्रीमान शुक्ल जी की एक रचना है जिसका नाम है चिंतामणि, भाग 1 और 2। तो भाग 1 में संकलित है ये निबंध का नाम है कविता क्या है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कविता क्या है। मूल पाठ अर्थात कि ये मूल रूप से यही लिखा हुआ है हमारी जो कि पुस्तक है उसमें। कविता क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य अपने भावों और विचारों व्यापारों को लिए दिए दूसरों के भावों विचारों व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता हुआ अंत तक चलता है और इसी को जीना कहते हैं। और अनंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवसाय चलता रहता है, उसी का नाम है जगत। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों चलता रहता है, उसका नाम है जगत। अच्छा, जब तक पृथक सत्ता की भावना को अपने ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग्य और क्षेम हानि लाभ सुख आदि से संबंध करके देखता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध होता है। इन रूपों और व्यापारों के सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भाव योग और कर्म योग और ज्ञान योग का समक्ष मानते हैं। यहाँ आपको बता दें मित्रों कि जब कविता की और जो काव्य की परिभाषा आती है, तो काव्य लक्षण और काव्य जो ग्रंथ आदि इत्यादि उनमें परिभाषाएं मिलती है, उसमें रामचंद्र शुक्ल की ये परिभाषा भी बहुत महत्वपूर्ण होती है कि काव्य क्या है। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार काव्य क्या है, इस लाइन में आप एक बार देख लीजिए। एक बार फिर से पढ़ते हैं ताकि आप कैप्चर कर लो। इसमें समझाने वाली बात है, लेकिन इसको बहुत ही बाद में समझाया जाएगा। जब तक आप एक बार इसे अपने हिसाब से एक समझ लीजिए। मनुष्य अपने भावों विचारों और व्यापारों को लिए दिए दूसरों के भावों विचारों व्यापारों के साथ कहीं मिलता और कहीं लड़ता अंत तक चलता है, इसी को जीना कहते हैं। जिस अंत रूपात्मक क्षेत्र में यह व्यवस्था चलता रहता है, व्यवसाय चलता रहता है, उसी का नाम जगत है। जब कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र से नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग क्षेम हानि लाभ सुख दुख आदि से संबंध करके देखता रहता है, तब तक उसका हृदय इस एक प्रकार के संबंध रहता है इन रूपों और व्यवसायों के सामने। जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब तक वह मुक्त हृदय हो जाता है। जिस प्रकार आत्मा, यहाँ से परिभाषा स्टार्ट होती है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति साधना की के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। इस साधन को हम भाव योग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समक्ष मानते हैं। आइए देखते हैं आगे। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों और संकुचित मंडलों से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है, जहाँ जगत की नाना गतियों के मार्मिक स्वरूपों का साक्षात्कार और विशुद्ध अनुभूतियों का संचार होता है। इस भूमि पर पहुंचते हम मनुष्य को कुछ काल के लिए अपना पता नहीं रहता। वह अपनी सत्ता को लोक सत्ता में लीन
किए रहता है, उसकी अनुभूति सब की अनुभूति होती है या हो सकती है। इस अनुभूति योग के अभ्यास से हमारे मनोविकारों और परिष्कार तथा श्रेष्ठ शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है। इस प्रकार जगत अनेक रूपात्मक, उसी प्रकार हमारा हृदय भी अनेक भावात्मक और अनेक भावों का व्यायाम और परिष्कार तभी समझा जा सकता है जब कि इन प्रकृति सामंजस्य जगत की भिन्न भिन्न रूपों और व्यापारों तथा तथ्यों के साथ हो जाए। इन भावों के सूत्र से मनुष्य जाति जगत के साथ तादात्म्य का अनुभव चिरकाल से करती आई है। जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य आदिम युगों से ही परिचित है, जिन रूपों और व्यापारों को हम सामने पाकर जीवन के साथ आरंभ से ही सुलब्ध और क्षुब्ध होता आ रहा है, उनका हमारे भावों के साथ मूल या सीधा संबंध है। अतः काव्य के प्रयोजन के लिए हम उन्हें मूल रूप और मूल व्यापार कह सकते हैं। इन विशाल विश्व के प्रत्यक्ष से गूढ़ तथ्यों और विषयों का आलंबन बनाने के लिए इन्हीं मूल रूपों और व्यापारों में परिणत करना पड़ता है। जब तक वे इन मूल मार्मिक रूपों में नहीं लाए जाते, तब तक उन पर काव्य दृष्टि नहीं पड़ती। अर्थात ये काव्य प्रयोजन में भी परिभाषित किया जाता है। काव्य प्रयोजन में यहाँ से परिभाषा इसकी ली जाती है। देखिए आगे, देखिए, वन पर्वत नदी नाले निर्झर का क्षार पट पर चट्टान वृक्ष लता झाड़ी फूस शाखा पशु पक्षी आकाश मेघ नक्षत्र समुद्र इत्यादि ऐसे चिरसहचर रूप खेत ड्रूढ़ी हर झोपड़े चौपाए इत्यादि कुछ भी कम पुराने नहीं है। इसी प्रकार पानी का बहाव, सूखे पत्तों का झड़ना, बिजली का चमकना, घटा का घेरना, नदी का उमड़ना, मेह का बरसना, कुहरे का छाना, डर से भागना, लोभ से लपकना, छिन्ना झपटना, नदी या दल में बाह पकड़कर निकालना, हाथ से खिलाना, आग में झोंकना, गला काटना, ऐसे व्यापारों का भी मनुष्य जाति के भावों के साथ अत्यंत प्राचीन साहचर्य है। ऐसे आदिम रूपों और व्यापारों में वंशानुगत वासना की दीर्घ परंपरा के प्रभाव से भावों के उद्बोधन की गहरी शक्ति संचित है। अतः इनके द्वारा जैसे रस परिपाक संभव है, वैसा कल कारखाने गोदाम स्टेशन इंजन हवाई जहाज ऐसी वस्तुओं तथा अनाथालयों के लिए चेक काटना, सर्वस्व हरण के जाली दस्तावेज बनाना, माटर की चरखी घुमाना, इंजन में कोयला झोंकना इत्यादि व्यापारों के द्वारा नहीं। देखिए यहाँ तक तो एक शीर्षक था। अब यहाँ से नेक्स्ट शुरू होता है। कविता में आचरण और सभ्यता के आचरण और कविता। देखिए, सभ्यता की वृद्धि के साथ ज्यों-ज्यों मनुष्य के व्यापार और बहुरूपी जटिल होते गए हैं, त्यों-त्यों उनका मूल बहुत कुछ आच्छादित होते गए हैं। भावों के आदिम और साधे लक्ष्यों के अतिरिक्त और लक्ष्यों की स्थापना होती गई है। वासनाजन्य मूल व्यापारों के सिवा बुद्धि द्वारा निश्चित व्यापारों का विधान बढ़ता गया है। इसी प्रकार बहुत ऐसे व्यापारों से मनुष्य गिरता गया है जिनके द्वारा साथ भावों को सीधा लगाव नहीं है। जैसे आदिम भय का लक्ष्य अपने शरीर और अपनी संतति की ही रक्षा तक था, पर पीछे गाय बैल आदि की रक्षा आवश्यक हुई, यहाँ तक कि होते होते धन मान अधिकार प्रभुत्व इत्यादि अनेक बातों की रक्षा चिंता
की बातों ने घेर लिया किया और रक्षा के उपायों की वासनाजन्य प्रवृत्ति प्रकृति के भिन्न प्रकार होने लगे। इसी प्रकार क्रोध, घृणा, लोभ आदि अन्य भावों के विषय भी अपने मूल रूप में भिन्न रूपों को धारण करने लगे। कुछ भावों के विषय तो अमूर्त होने लगे, जैसे कीर्ति की लालसा। ऐसे भावों की ही बौद्ध दर्शन में अरूपराग कहते हैं। बौद्ध दर्शन में क्या कहते हैं इनको? अरूपराग। देखिए आगे, भावों के विषयों और उनके द्वारा प्रेरित व्यापारों में जटिलता आने पर भी उनका संबंध मूल विषयों और मूल व्यापारों से भीतर भीतर बना रहता है और बराबर बना रहेगा। किसी का कुटिल भाई उसे संपत्ति से एकदम वंचित रखने के लिए वकीलों की सलाह से नया दस्तावेज तैयार करता है। इसी खबर पाकर वह क्रोध से नाच उठता है। प्रत्यक्ष व्यापारिक दृष्टि से तो उनका क्रोध का विषय वह दस्तावेज या कागज का टुकड़ा है, पर उस कागज के टुकड़े के भीतर वह देखता है कि उसे उसकी संपत्ति को अन्न वस्त्र न मिलेगा। उसके क्रोध का प्रकृत विषय न तो कागज का टुकड़ा है और न उस पर लिखे हुए काले अक्षर। ये तो सभ्यता के आवरण मात्र हैं। अतः उसके क्रोध और उस कुत्ते के क्रोध में जिनके सामने का भोजन का कोई दूसरा कुत्ता छीन रहा है, व्यापारिक दृष्टि से, काव्य दृष्टि से कोई भेद नहीं है। भेद है तो केवल विषय के थोड़े रूप बदल कर आने का। इसी रूप बदलने का नाम है सभ्यता। इस रूप बदलने से होता है यह कि क्रोध आदि को भी अपना कुछ रूप बदलना पड़ता है और वह कुछ सभ्यता के साथ अच्छे कपड़े लत्ते पहनकर समाज में आता है, जिससे मारपीट, छीन कसोट आदि भद्दे समझे जाने वाले व्यापारों का कुछ निवारण होता है। पर यह प्रश्चल रूप वैसा मर्म स्पर्श नहीं होता। इसी प्रकार से इसके प्रश्चल उद्घाटन कवि मर्म एक मुख्य अंग जो जो सभ्यता की ओर बढ़ती जाएगी, त्यों त्यों कवियों के लिए वह काम बढ़ता जाएगा। मनुष्य के हृदय की वृत्तियों से सीधा संबंध रखने वाले रूपों और व्यापारों को प्रत्यक्ष रखने के लिए उसे बहुत से पदों को हटाना पड़ेगा। इससे यह स्पष्ट है कि जो जो हमारी वृत्तियों पर समाज के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक त्यों त्यों तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी। दूसरी ओर कवि मर्म कठिन होता जाएगा। जिस प्रकार क्रुद्ध व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है, वह क्रोध से छुट्टी पाकर अपने भाई के मन में दया का संचार करना चाहेगा तो क्षोभ के साथ उससे कहेगा, भाई तुम यह सब इसीलिए कर रहे हो न कर रहे हो कि तुम पक्की हवेली में बैठकर हलवा पूरी खाओ और मैं एक झोपड़ी में बैठा सूखे चने चबाऊं। तुम्हारे लिए दोपहर को दुआले ओढ़कर निकले और मेरे बच्चे रात को ठंड से कांपते रहे। यह हुआ प्रकृत रूप का प्रत्यक्षीकरण। इसी सभ्यता के बहुत से आवरणों से हटाकर वे मूल गोचर रूपों के सामने रखे गए हैं, जिनसे हमारे भावों का सीधा लगाव है और इस कारण भावों को उत्तेजित करने में अधिक समर्थ है। कोई बात जब तक रूपों में आएगी तभी उसे उपयुक्त रूप प्राप्त होगा। तुमने हमें नुकसान पहुंचाने के लिए जाली दस्तावेज बनाया। इस वाक्य में रसात्मक नहीं। इस बात में ध्यान में रखकर ध्वनिकार ने कहा, नहीं कवेरी मृत्यु निवारण में हंते लाभ पद लाभ। देश की वर्तमान दशा। मित्रों, इस वीडियो में हम ज़्यादा न जान करके थोड़ा ही हिस्सा जानते हैं। बाकी इस देश की वर्तमान दशा वाली बात से अगले विषय में पढ़ेंगे, क्योंकि उदाहरण जो लेखक ने दिया था उसे स्पष्ट कर दिया है और आगे किसी अन्य भाव के रूप में इसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस भाग में इतना ही, जानेंगे अगले भाग में। नमस्कार, धन्यवाद।